हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। हमने टेक्स्ट बुक पूरी स्टडी की और अब हम इसको बोर्ड पे इसका समरी समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट आर द डेट्स। ठीक है, यानी डेट्स हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी होती हैं, राइट। सो वंस ए टाइम हिस्ट्री मेंट रूलर्स, क्राउनिंग और बैटल। ठीक है, एक वक्त ऐसा था कि जो हिस्टोरियंस आपके जो भी इतिहास लिखा करते थे वे हमेशा इतिहास को एक राजा के सिंहासनारोहण से, यानी कब उसने मुकुट पहना, कब वो राजा बनाया, फिर कभी उसने कभी कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, ठीक है, इन चीज़ों से जोड़ के लिखता था। यानी हिस्ट्री जो है उस टाइम में बहुत बड़े बड़े इवेंट से जुड़ी रहती थी। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जो आपकी हिस्ट्री थी वो तारीखों से जाके जुड़ गई। सो योर हिस्ट्री एंड द डेट्स वेयर सिनोनिमस टू ईच अदर। सिनोनिमस का मतलब ये होता है जहाँ पे किन्हीं भी दो शब्दों का मतलब एक हो जाता है। यानी इस प्रकार की हिस्ट्री होने से लोग हिस्ट्री का मतलब डेट्स और डेट्स का मतलब हिस्ट्री समझने लगे। ओके, तो इससे ये हुआ कि कुछ लोग जो इस प्रकार के तर्क देने लगे कि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग होती हुआ है बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर सो मेनी डेट्स, राइट। सो एक्चुअली ऐसा नहीं है। हिस्ट्री मतलब उसमें सिर्फ डेट्स को मेमोराइज करना ही इतिहास नहीं कहलाता है। हिस्ट्री में एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं कि आपके जो भी बदलाव एक समय के अंतराल में हुए, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, वो क्यों हुए, कैसे हुए, ठीक है, तमाम घटनाएं जो कि पहले कैसी थी आज कैसी हैं, ठीक है, इसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री इज, ठीक है, हिस्ट्री है क्या, इट इज अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो कंपेयरिंग पास्ट विद योर प्रेजेंट। ओके, यानी ऐसे बदलाव जो कि एक समय के अंतराल पे होते हैं, यानी ऐसे बदलाव जो एक समय से शुरू होके बहुत लंबा चलते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक, जब आपके पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, यानी कोई चीज़ आपकी पहले कैसी थी और आज कैसी है। अगर हम समाज को ही ले लें तो पहले हमारा समाज कैसे हुआ करता था, ठीक, सरल समाज था, लोग कृषि करते थे, सादा जीवन था, सादा भोजन, सादा रहन सहन। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब आपका जो जीवन है बहुत जटिल हो गया है ना। आपका आसान भी हुआ है, जटिल भी हुआ है, ठीक है। या फिर हमको इस प्रकार से समझें कि फिर से एकदम पीछे चले जाएं आदि मानव के काल में, तो उसका पूरा जीवन ही संघर्ष था। खाना जुटाना संघर्ष, बारिश और धूप से अपने आप को बचाना संघर्ष, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करना एक संघर्ष, है ना। और उसके पास किसी चीज़ का कोई साधन नहीं था, ठीक है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी अगर देखें तो कैसी है, आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ कंफर्ट्स, है ना। हमें गर्मी के लिए हमने एसी जुटा रखा है, सर्दी के लिए हमने वही अपने हीटर्स लगा रखे हैं, ठीक। हमारे पास आज एरोप्लेन्स हैं, बसेस हैं, व्हीकल्स हैं, और तमाम आपकी जो खाने की चीज़ें, आपको आज तरह तरह का खाना उपलब्ध है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव द ऑनलाइन फैसिलिटीज़, यू क्लिक ऑन द बटन, यू डिमांड, यू ऑर्डर एंड द फूड इज इन योर हाउस। ओके, तो इस तरह का आज हमारा जीवन है, ठीक। तो हम इसी को कहते हैं कंपेयर करना, किसको, पास्ट को प्रेजेंट से, ठीक है। और जब हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयरिंग करना शुरू करते हैं तब हमारा क्या आता है उसके बीच में, देन इट कम्स द, इट रिफर्स टू योर टाइम। यानी फिर हम यहाँ पे समय की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी बदलाव को होने में समय लगता है। ओके, और हम जब समय की बात करते हैं तो हम लोग कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वी से बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले और बाद में, ठीक है। पहले का मतलब क्या, बिफोर यानी आपका पास्ट, यानी कोई चीज़ पहले कैसे थी, एंड आफ्टर मतलब उसके बाद कैसे हो गई, ठीक है। तो यही आपका हिस्ट्री है, जहाँ पर हम बदलावों की चर्चा करते हैं और वर्तमान और भूतकाल को कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूरियोसिटी। अभी क्यूरियोसिटी की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखिए, जीवन जैसा होता है, हम लोग जैसा देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि पहले भी ऐसा रहा होगा। यानी आज हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम लोग, अगर हम आज़ादी की बात कर लें, ठीक है, फ्रीडम की बात कर लें कि आज हमको एजुकेशन की हर प्रकार की फ्रीडम है, जॉब की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम आज से 200-250 साल पीछे चले जाएं, जबकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, क्या वाकई लोगों को स्वतंत्रता थी, नहीं, ठीक है। उस वक्त लोगों का जीवन एकदम इससे उल्टा था, ठीक। अभी जैसे कि हम देखते हैं गली पे, ठीक है, चौराहों पे, दुकानों पे लोग बैठ के चाय पी रहे हैं,
ठीक है, आपके घर के सामने ही घर के तक आपका न्यूज़पेपर डिलीवर हो जाता है। ओके, आपको कहीं बहुत लंबी दूरी तक जाना है, आप अपने बसेस में, अपनी गाड़ियों में, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमको ऐसा लगता है कि ये आज जैसी हैं वैसी ही कल थी। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे मन में फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। ओके, लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें कि क्या आज ऐसा है तो पहले भी ऐसा था, यानी क्या लोग पहले भी चाय पीते थे और नहीं पीते तो कब से पीना शुरू किया, या जब लोगों को पहले बहुत लंबी दूरी तक जाना होता था और रेलवेज़ नहीं थी तब लोग कैसे ट्रैवल करते थे, या लोगों के पास जब उस वक्त न्यूज़पेपर की सुविधा नहीं थी तो उनके पास आसपास की घटनाओं का विवरण कहाँ से आता था। तब इन चीज़ों के बारे में अगर हम सोचना शुरू करते हैं तब हमारे मन में आती है जिज्ञासा। ओके, जिसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, राइट? And when we develop a curiosity about something, then we start asking the questions. ठीक है, और जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तब ऑटोमेटिकली आपके प्रश्न कैसे हो जाते हैं, वे बिकम हिस्टोरिकल। ठीक है, इसमें फिर आपका इतिहास आ जाता है, क्योंकि हम जब चीज़ों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब हम क्या करते हैं, फिर हम पीछे जाते हैं। ठीक है, यानी आज जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई पास्ट है, राइट? सो योर क्यूरियोसिटी लीड्स टू आस्किंग द हिस्टोरिकल questions. Okay, now next is your fixing the dates. फिक्सिंग द डेट्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जाना कि एक वक्त ऐसा था जहाँ पे हिस्ट्री और डेट्स ये दोनों आपस में सिनोनिमस थे, यानी इनका अर्थ जो है एक प्रकार से एक जैसा था। ठीक, लेकिन हर जो घटना होती है, हर इवेंट होता है, हम हर प्रकार की घटना में एक डेट को फिक्स नहीं कर सकते। यानी कोई भी चीज़ है, कोई एक विशेष समय पे होती है या फिर एक विशेष अंतराल पे होती है। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम एक फिक्स डेट दे सकते हैं कि हाँ ये इवेंट इस डेट पे हुआ, और कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिसमें हम एक फिक्स डेट को नहीं दे सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी नाउ व्हेन वी कैन फिक्स प्रिसाइज डेट्स। ठीक है, तो मतलब ऐसी कौन सी इवेंट्स है जिसमें कि हम एक फिक्स डेट दे सकते हैं। सो ईयर ऑफ किंग्स बर्थ, क्राउनिंग, मैरिज, बैटल, हिज डेथ एंड ऑफ कोर्स द सक्सेशन। मतलब यानी कोई ऐसा वर्ष जब कोई राजा पैदा हुआ, पैदा तो आप एक ही दिन होंगे ना, आपकी मृत्यु भी एक ही दिन होगी, शादी भी आप एक ही दिन एक टाइम पे करेंगे। ठीक है, और आपको जो क्राउन पहनाया जाएगा, यानी आप जब राजा बनेंगे वो क्राउनिंग आपकी एक दिन एक समय पे होगी, और आपकी मृत्यु के उपरांत जो उत्तराधिकारी सिंहासन पे बैठेगा वो एक दिन बैठेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इवेंट्स है जिसमें हम एक डेट पे लिख सकते हैं कि हाँ इस दिन पे ये इवेंट आपका घटित हुआ था। ओके, सो ये सारी ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें वी कैन फिक्स प्रिसाइज डेट्स, राइट? नाउ इसके उल्टे में क्या है, व्हेन वी कैन नॉट फिक्स प्रिसाइज डेट्स। अब ऐसे कौन से इवेंट है जिसमें हम एक तारीख का उल्लेख नहीं कर सकते, जो एक दिन में नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। प्रोसेस, हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस होती है ये एक अच्छा खासा लंबा समय लेती है। ठीक है, ये कहीं से शुरू होती है और लंबे जाके फिर इसको ये दिखने में आती है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेवलप होने में टाइम लेती है, और जब इन लोगों को दिखने लगती तब हमको लगता है कि हाँ ये हुआ है। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें अगर इसमें एग्जाम्पल उठाएं, सो वी विल टॉक अबाउट योर व्हेन ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया। ओके, इफ वी आस्क सच क्वेश्चन कि भाई हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन किस दिन स्थापित हुआ था, और व्हेन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वो किस दिन शुरू हुआ था। ओके, तो अब इस तरह के जो प्रश्न हैं ये हम ये नहीं कह सकते कि इस डेट पे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन करना शुरू किया, या इस डेट पे हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि ये जो हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये जो दो प्रश्न हमने पूछे हैं, ये एक लंबी, बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी जो एक दिन में नहीं घटित हुई, इसको बहुत समय लग गया। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ इवेंट टेक ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ठीक है, स्ट्रेच ऑफ टाइम मतलब एक अच्छा खासा लंबा समय लगता है। जैसे अभी हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर कब शुरू हुआ भाई? जैसे पहले आपके जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वेस्ट के जो देश थे, वे एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते थे, यानी नए भूभाग की खोज करते थे, नए लैंड को डिस्कवर करते थे जल मार्ग के द्वारा या फिर लैंड रूट के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है वास्को डिगामा जो है वो हमारे देश में कालीकट के तट पर आया। ठीक, फिर वो भारतवर्ष का उसको पता लगा कि एक ऐसा देश है, यहाँ से मसाले, कॉटन, स्पाइसेस वगैरह लेकर अपने देश में गया।
ठीक। और यहाँ से इन चीज़ों को इसने बहुत सस्ते में खरीदा और अपने देश में जाके दुगने तिगने दाम पे बेचा। तो इसको ये समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं इससे हम बहुत अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं, ठीक। तो दोबारा पलट के हिंदुस्तान आया और उसके साथ फिर पीछे पीछे और भी वेस्टर्न कंट्रीज आ गए, ठीक है। आपके फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, ठीक है। काफ़ी लोग जो है उसके पीछे पीछे आए। अब ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, of course the person who is having the more power, that person will survive and of course they will win, ठीक है। तो इन लोगों में आपस में जो एक द्वंद्व छिड़ा, ठीक है, क्योंकि इंडिया को सब लोग डिस्कवर कर चुके थे और सबको पता था कि अब इंडिया जो है एक बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्री है, ठीक है। यहाँ से हम लोग की जो एक व्यापारिक गतिविधि है बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत हम लोग यहाँ पे फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इन लोगों में आपस में एक प्रतियोगिता हुई, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो ब्रिटिश था वो ज़्यादा पावरफुल था, तो उसने इन लोगों को दबा के कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जो है वो भारतवर्ष पे कायम कर लिया, ठीक है। अब इन लोगों ने अपने आप को एक व्यापारी के रूप में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश में ये लोग बिजनेसमैन मत के घुसे, मतलब व्यापार करने के लिए। फिर राजाओं को इन्होंने प्रसन्न किया और उसके बाद उनके राज दरबार में घुसने लगे, राजनीतिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है। थोड़ी सी जगह मांगते मांगते फिर उन्होंने अपना किला बना लिया, ठीक। और उसके बाद फिर राजाओं के लोगों ने आपस में लड़ाया, ठीक है। फिर अलग अलग पॉलिसीज कायम करके इन्होंने एक के बाद एक राज्य को हड़पना शुरू किया, ठीक है। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा खासा लंबे समय लगा, जिसके बाद जाके इन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की। तो ये जो है एक दिन में नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं नेशन मूवमेंट की। जो नेशन मूवमेंट है, नेशन यानी राष्ट्र स्तर पर, मूवमेंट यानी आंदोलन। तो ऐसा आंदोलन जो राष्ट्र स्तर पर हुआ, ये कब हुआ, ठीक है। छुटपुट आंदोलन तो बहुत हुए, ठीक है। हर कोई थोड़े बहुत यहाँ विद्रोह होते रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, भारतवर्ष में हर वर्ग का, हर क्लास का उन्होंने क्या किया, शोषण किया, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा था, मुनाफा कमाना, ठीक है। तो किसानों को किस प्रकार से वो परेशान करते थे, वो फसलें अपनी पसंद की उगाते थे, यानी वो फसल ही वो आपको उगाना है जो कि हम लोग ऊंचे दाम में बेच के मुनाफा कमा सकें, या फिर आपको इतना रेवेन्यू हमको देना ही देना है। मतलब जो भी आप फसल उगा रहे हैं उस उपज का इतना हिस्सा हमको चाहिए, चाहे आपके यहाँ बारिश हुई हो या सूखा पड़ा हो, ठीक है। और किस प्रकार से उन्होंने व्यापारी वर्ग को ठप किया, कैसे हमारे यहाँ के मजदूर, ठीक है, जो शिल्पकार हैं, हस्तकार हैं, कैसे उनका काम धंधा चौपट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और कैसे उन्होंने जो है जंगल में, जो जंगल के राजा कहलाते थे, ठीक है, यानी वहाँ पे जो आपके आदिवासी रहते थे, जिनका पूरा का पूरा जंगल था, उनको आपने कैसे उन्हीं के जंगलों में जाने से रोका, और वो फिर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर होके रोड पर मजदूरी करने के लिए विवश हो गए, हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के गर्त में गिर गए। तो अंग्रेज़ों ने एक्चुअली कोई ऐसा स्पेस नहीं छोड़ा जहाँ पे लोगों का उन्होंने शोषण ना किया हो। तो एक वक्त में जब ये सारे लोगों को ये समझ में आया कि हमारा जो शोषण कर रहा है, हमारा जो एनिमी है वो एक है, तब जाके ये लोग एकजुट हुए और इन लोगों ने क्या किया, फिर विद्रोह किया। तब ये बन गया आपका आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसको होने में एक लंबा समय लगा, ये एक दिन का इवेंट नहीं था। तो समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जहाँ पे हम डेट को दे सकते हैं, मतलब रिफर कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम एक फिक्स डेट को नहीं दे सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर विच डेट्स। विच डेट्स का मतलब क्या, यानी ऐसी कौन सी डेट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, राइट। इवेंट्स तो बहुत होते हैं और हर इवेंट अलग अलग तारीख में घटित होते हैं, राइट, ठीक है। अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कोई आपकी तारीखें हैं वो हमारे लिए ज़रूरी कब होती हैं, जब हम उसको ज़रूरी करते हैं, ठीक है। व्हेन वी फोकस, जब हम उस पर ध्यान देते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ओके। जैसे हमने क्लासेस में भी पढ़ा था, ठीक। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पे उठाते हैं। अभी कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपके यूएसए के प्रेसिडेंट चुने गए हैं और उनका जो है एक शपथ ग्रहण समारोह होना है, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि उसी वक्त आपके देश में आपके पीएम चुने गए हैं, उस दिन उनका भी शपथ ग्रहण समारोह है। तो अगर आपको ये कहा जाएगा या फिर किसी रिपोर्टर को ये कहा जाएगा कि आप कौन से इवेंट को आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स, तो वो रिपोर्टर क्या करेगा, अपने देश के पीएम की शपथ ग्रहण समारोह को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ही दे रहे हैं, इवेंट तो वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उसने किस पे फोकस किया, जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो उस इवेंट पे इम्पॉर्टेंट था जो उसको उसने फोकस किया, तो वो जो तारीख थी वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी।
ओके, तो इसीलिए कोई डेट हमारे लिए तब इम्पॉर्टेंट होती है जब हम उसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल दें अगर, तो एग्जाम्पल अगर उठाते हैं हम किसी ऐसी हिस्ट्री को जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा हो, ओके, मीन्स हिस्टोरियंस विच वॉज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, अब ये जो अंग्रेज इतिहासकार थे, ये जो इतिहास लिखते थे, मतलब वो इतिहास इंडिया का ही लिख रहे हैं, लेकिन वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करते थे? सो दे बिगैन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। Their activities, policies, achievements, and of course no place for Indians। ठीक है, यानी जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें उनका मेन फोकस रहता था उन गवर्नर जनरल्स के जो कि हमारे देश में अपॉइंट किए जाते थे शासन चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने शुरुआत की उनके पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से, और उसके बीच में जितने भी अपॉइंट होते चले गए, बेंडिक्ट हो गया, रिपन हो गया, लिटन हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके जब वो लास्ट वाइसरॉय माउंटबैटन तक आ गए, जब हमारा देश आज़ाद होने लग गया था। ठीक है, तो यही उनकी हिस्ट्री थी। इन लोगों ने उन्हीं लोगों को हिस्ट्री में स्थान दिया कि भाई उन लोगों ने किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की, क्या क्या काम किया, उन लोगों ने कैसे नियम कानून बनाए, किस प्रकार से उसको लागू किया, और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी इसमें किसी भी इंडियन के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी आप जो शासन प्रशासन चला रहे हैं अंग्रेज, वही हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री लिख रहे हैं इंडिया की, लेकिन उस पॉलिसीज का, आपकी एक्टिविटीज़ का इंडियंस पे क्या असर हो रहा है उसका आपने कहीं भी कोई व्याख्यान नहीं दिया। सो इंडियंस हैव नो प्लेस हियर। तो ये हिस्ट्री थी ब्रिटिश के लिए। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कौन से सेट ऑफ डेट्स इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सेट ऑफ डेट्स जिन डेट्स में इनके वॉरेन हेस्टिंग से लेके आपके लॉर्ड माउंटबैटन तक ने भारत के ऊपर रूल किया। ओके, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, बिकॉज इट डज नॉट सीम राइट फॉर अस। ओके, सो व्हाट डू वी डू, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, व्हाट वी डू, अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। यानी अब हम जो इतिहास लिखेंगे वो ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसका पूरा फॉर्मेट ही अलग होगा, हमारा तरीका एकदम से अलग हो जाएगा। कैसे? अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल become important for us to know and old dates will no longer be significant। ठीक है, अब इन न्यू सेट ऑफ डेट्स क्या है, यानी हम वो तारीखें लिखेंगे, उन इवेंट्स का हम जिक्र करेंगे जिस इवेंट्स में हम इंडियंस को शो करेंगे। ठीक है, जो हमको पता होना चाहिए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी आपने जो पॉलिसी बनाई, आपने जो काम किया, उसका हमारे किसानों पे क्या असर पड़ा, ठीक है, हमारे मजदूरों पे क्या असर पड़ा, किस प्रकार से इकोनॉमी, हमारा समाज आपने चेंज किया, हमारे बिलीव्स कस्टम को चेंज किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डालेंगे, तब हम वहाँ पे एक नई डेट्स लिखेंगे। तब जब ऐसी डेट्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट होंगी, तो जो ये पुरानी डेट्स थी, ओल्ड डेट्स माने वो तारीखें जिसमें कि हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए अब ज़रूरी नहीं रह जाएंगी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, सो व्हाट वी हैव सीन हाउ इम्पोर्टेंट आर द डेट्स। यानी पहले के जो हिस्टोरियन थे वो रूलर्स के क्रॉनिंग के बारे में और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में लिखते थे, राइट। और यहाँ पे हिस्ट्री और डेट्स का मीनिंग एक हो गया था। फिर हिस्ट्री का मीनिंग समझा हमने। देन वी हैव कम टू क्यूरियोसिटी, यानी जब हमारे मन में जिज्ञासा होती है तब हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, then we have seen the types of events where we can fix the dates and the types of events where we cannot fix some precise dates. Okay, then we have come to the example here कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे वो जब इतिहास लिखते थे तो उन्होंने सिर्फ अपनी हिस्ट्री को वहाँ पे पुट ऑन किया, अंग्रेज़ों की इंपॉर्टेंस को दर्शाया और इंडियंस को पीछे ढकेल दिया। तो हमको इसमें क्या करना चाहिए, हमने एक ऐसी हिस्ट्री लिखनी थी जिसमें कि हम अपनी हिस्ट्री को शो कर सकें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उनकी हिस्ट्री को हम एक तरफ कर दें। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे कि व्हाई डू वी डिवाइड द हिस्ट्री और किस प्रकार से अलग अलग हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड किस लिए करते हैं? ओके, सो वी डिवाइड हिस्ट्री बिकॉज कारण क्या है कि हिस्ट्री यानी जो एक पूरा इतिहास चलाता है, कोई घटना होती है तो उस घटना में ऐसे बहुत से इवेंट हैं जिसपे हम लोग एक अलग प्रकार से फोकस करना चाहते हैं।
यानी जैसे आपको कोई इवेंट होता है उसमें अलग अलग पीरियड्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दौर में घटती हैं, फिर दूसरे में दूसरी घटती हैं, तो हम इस प्रकार से उस पीरियड के साथ उस इवेंट को इम्पॉर्टेंट तौर पे फोकस करके दिखाना चाहते हैं। और प्लस पीरियड में डिवाइड करने से क्या होता है, एक प्रॉपर कोहेरेंस रहता है, ठीक है, चैप्टर्स के बीच में। ओके, सो बिकॉज इट गिव्स ईच चैप्टर कोहेरेंस एंड वी फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, इसलिए हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। जैसे अभी हम अगर एग्जांपल है महात्मा गांधी के ऊपर अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो हम जब हिस्ट्री उनकी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई उन्होंने कहाँ जन्म लिया, किस साल में, फिर वो किस प्रकार के परिवार में पैदा हुए, फिर उन्होंने लॉ पढ़ा और उसको पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका में पढ़ने के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान जो है लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने वहीं से आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है, और फिर वहाँ पे उन लोगों को अधिकार दिला के वो इंडिया आए। तो इंडिया में आके भी इन्होंने किस प्रकार से इंडिया की दुर्दशा देखी कि यहाँ पे मेरे अपने देश में लोगों की क्या दशा है और फिर मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे कैसे उन्होंने जो है अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में खेड़ा आंदोलन वगैरह जो भी किया, ठीक, फिर कैसे धीरे धीरे इन्होंने सहयोग आंदोलन किया, ठीक, यानी एक पीरियड में आपने डिवाइड किया, ठीक। तो आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप ये दिखाते हैं कि गांधी जी का जन्म एक परिवार में हुआ था, एक धनाढ़ परिवार में हुआ था, ये वेल टू डू फैमिली से थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फोकस करना चाहते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो वो इतने ज़्यादा संपन्न थे कि वो इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, अच्छे खासे लॉयर थे, वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकते थे। उनको क्या पड़ी थी, देश के आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, जैसे कि बहुत से लोगों ने किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ में जब हम उनको दिखाना चाहते हैं कि वो लॉयर थे और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के दौरान उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई वो लोगों के प्रति संवेदनशील थे, ठीक है, यानी वहाँ पे उनको कष्ट हुआ, ठीक। और प्लस फिर हमने इस बात का भी जिक्र किया कैसे उनका जो सामान प्लेटफॉर्म पे गाड़ी में से निकाल के फेंक दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी आत्मा ने उनको झकझोरा क्योंकि उस कष्ट का अनुभव उन्होंने खुद अपने ऊपर किया, ठीक है ना। फिर हमने इंडिया में लाके उनकी चीज़ों को दिखाया, तो देखा आपने, मतलब हर पीरियड में, हर इवेंट पे फोकस किया जा रहा है और कड़ी के रूप में चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है, एक अमीर परिवार में जन्म लेना, फिर लॉयर बन के प्रैक्टिस करना, फिर साउथ अफ्रीका जाना, ठीक, फिर वहाँ से पलट के इंडिया आना, उसके बाद फिर अपना पूरा जीवन एक कपड़े में बिता देना, ठीक है, मतलब इतने धनाढ़े परिवार से होने के बावजूद भी एक बहुत ही सादा जीवन जीना और अपने पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देना, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको ताकि आप समझ सकें कि हिस्ट्री को हम पीरियड में डिवाइड क्यों करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर हाउ डू वी पीरियडाइज, राइट। अब पीरियडाइज मतलब हम अब किस प्रकार से पीरियडाइज करते हैं, अब हम क्यों करते हो तो आपने देख लिया, एंड हाउ डू वी पीरियडाइज में हम पहले उठाएंगे जेम्स मिल साहब को, ठीक है। अब ये जेम्स मिल कौन थे, ही वॉज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है। तो ये जो जेम्स मिल साहब थे, इन्होंने 1817 में किताब लिखी, ठीक है, इनकी किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक। अब इस किताब में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, ओके। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ओके। मतलब उनके कहने का मतलब था जो हमारे भारत का इतिहास था, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, धर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया, यानी एक दौर ऐसा जहाँ पे सिर्फ हिंदू राजा थे, हिंदू धर्म प्रचलित था, फिर एक दौर में आपके मुस्लिम शासक आए, उसके बाद फिर जो है ब्रिटिश की शासन व्यवस्था चली, ठीक है, और ये लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक। लेकिन अब ये जो इनका एक पीरियडाइजेशन है, क्या हम इसको सही मान सकते हैं, शायद नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास खंगालते हैं तो हमारे यहाँ हिंदू राजाओं ने भी शासन किया, मुस्लिम राजाओं ने भी शासन किया, ठीक है, लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि सिर्फ हिंदू राजा ही थे और सिर्फ हिंदू धर्म प्रचलित था, इसके अलावा कोई फेथ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। चाहे हिंदू राजाओं ने शासन किया है, मुस्लिमों ने, उस वक्त आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे धर्म थे, ठीक है, बहुत से धर्म थे उस टाइम, और आपके जो हिंदू राजा थे, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक धर्म के राजा ने दूसरे धर्म के लिए कुछ नहीं किया। जैसे अगर भी हम अकबर का एक एग्जाम्पल उठाएं, अकबर जो है एक मुस्लिम शासक था, उसके बावजूद उसने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया, ठीक। वो अपने राज दरबारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता था कि जैसे आपके बहुत से किताबें, जैसे हमारे यहाँ आपकी राजतरंगिणी, महाभारत, रामायण, तो इसके लिए लोगों ने कहा कि उसको, अकबर ने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, ठीक। फिर अबुल फजल उठाए तो अबुल फजल ने भाई रामायण को पर्शियन में लिखा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा राजा जो था, हम धर्म के हिसाब से उसके दौर को हम
व्याख्या कर दें, ठीक है। तो ये जो पीरियडाइजेशन है ये इसको हम सही नहीं मान सकते। अब इसके अलावा जो जेम्स मिल के जो विचार थे, ठीक है, सो व्हाट वाज मिल्स थॉट अबाउट द एशियाटिक सोसाइटीज, मतलब वो एशियाटिक सोसाइटीज के बारे में क्या सोचते थे। तो जेम्स मिल जो है वो ये कहते थे कि जो एशियन कॉन्टिनेंट पे रहने वाले लोग हैं, जो इंडियंस हैं, ये जो हैं इनकी जो समाज है बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ पे जो आपके मुस्लिम और हिंदू डेस्पोटिक राजा शासन करते हैं, जो निरंकुश हैं, यहाँ पे अराजकता फैली है, भेदभाव है, लोग अंधविश्वास का शिकार हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, पिछड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे आने से पहले यहाँ पे क्या था, अंधकार का युग था। इट वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। तो ये कहते थे कि ये जो इन लोगों की जो एक पिछड़ापन है, जिन लोगों के बीच में अंधकार है, इसको सिर्फ हम ही लोग दूर कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, तो मिल साहब के हिसाब से जब पूरा का पूरा एक ब्रिटिश रूल इंडिया पे कायम हो जाएगा, जब अभी पूरे इंडिया को अपने अंडर में ले लेंगे, तो इनके यहाँ का जो भी कल्चर है, तौर तरीके हैं, ठीक है, जो लॉ है, वो सारा का सारा वो इंडिया में लाके उसी प्रकार से एप्लीकेबल करें, मतलब हमारे ऊपर उसको थोप देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ एनलाइटमेंट होगा। एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की एक ज्योति पुंज जलेगी, मतलब हम लोग पहले अज्ञानी थे और जेम्स मिल हमको साहब जो हमको ज्ञानी बनाएंगे, और इससे फिर हम लोग क्या करेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। ये जेम्स मिल साहब का कहना था। ओके, सो एंड हिज थॉट अबाउट द एशियाटिक सोसाइटीज मैंने भी आपको बता दिया, एंड हाउ शुड बी ओवरकम, ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम कैसे इसको प्रसार कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया किस प्रकार से वो अपने हिसाब से जो इंडियंस को सिविलाइज करना चाहते थे। ओके, नाउ अभी ये जो मिल साहब की जो एक डिवीजन थी सोसाइटी की, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं थी। तो जो बाकी दूसरे हिस्टोरियंस थे, व्हाट दे हैव डन, द अदर हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। अब जो बाकी इतिहासकार का है, उन्होंने क्या किया कि जो इतिहास है पहले वो प्राचीन था, फिर माध्यमिक आया, उसके बाद क्या हो गया, वो आधुनिक हो गया। अब प्राचीन का मतलब उन्होंने उसमें आदिमानव का काल डाल दिया कि भाई व्यक्ति कैसे उस वक्त स्ट्रगल करता था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, कहीं का आविष्कार नहीं हुआ था, वो कंदमूल फल खा के जीता था, ठीक है, प्राचीन हो गया पूरा। फिर वो माध्यमिक में आ गया। माध्यमिक में यहाँ पे भाई आपका जो है जो लोग थे, ठीक है, वो उनके बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थे, ठीक है। और फिर मेडिवल में लोगों ने लिखा कि यहाँ पे साइंस और विज्ञान बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए थे, लोग तर्क को जो है महत्व देने लग गए थे, लोगों के पास फ्रीडम था, लिबर्टी था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, इम्प्रेशन था, ठीक है। तो ये जो है मॉडर्निज्म के फीचर्स थे जो हिस्टोरियन के द्वारा बनाए गए, और इस मॉडर्निज्म को लोग जो आपके ब्रिटिश थे वो अपने से जोड़ के देखते थे। तो ब्रिटिश ये कहते थे कि हमारा जो युग है ये मॉडर्निज्म का युग है, यानी हम जिस दौर में इंडिया में आए हैं ये एक आधुनिक काल है। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि हम जो शासन कर रहे हैं, हमारे शासन करने के बाद यहाँ पे लोगों को फ्रीडम, लिबर्टी और हर प्रकार का प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस टाइम में ब्रिटिश हमारे देश में हुकूमत की, उस वक्त उन लोगों ने हर क्लास, हर तबके के लोगों का शोषण किया। जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती लोगों ने क्या किया, अलग प्रकार की फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जिसको वो बेच सकें। फिर रेवेन्यू ज़बरदस्ती वसूला जिससे वो गरीब हो गए, जंगलों में से निकाल के जंगल के लोगों को लाके वो सड़क पे ले आए, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी पूरी तरीके से उसको उन्होंने चेंज कर दिया। तो हम मॉडर्न युग के जो फीचर्स हैं उसको तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो अंग्रेज़ों के टाइम में इंडिया में कहीं एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। अब ये जो आपका दो प्रकार की पीरियडाइजेशन हमने देखी, एक जो मिल साहब का और जो बाकी हिस्टोरियन था, इसके बाद क्या हुआ, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है। इट वाज आल्सो ए फेलियर एंड इट वाज आल्सो अ फेलियर। तो हिस्टोरियन ने कौन सा वर्ड यूज किया, दे हैव यूज्ड अ वर्ड नोन एज कॉलोनियल, ठीक है। हिस्टोरियंस टोल्ड दैट दिस पीरियड इज अ कॉलोनियल पीरियड, यानी ये वक्त जब अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे हैं ये एक औपनिवेशिक काल है। औपनिवेशिक काल मतलब गुलामगिरी, ठीक है, यानी एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड होता है, या कॉलोनाइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे एक देश दूसरे देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को पूरी तरीके से अपने हिसाब से बदल देता है और उसको अपने हिसाब से चलाता है, ठीक है, उसे कहते हैं कोलोनाइजेशन। सो नाउ व्हाट इज कोलोनियल? सब्जुगेटिंग लोकल रूलर्स, कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब चूंकि ब्रिटिश जो है उसका दौर कोलोनियल दौर कहलाया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो हमारे लोकल रूलर्स थे, नवाब्स थे, उनको हराया, उनके राज्य के ऊपर एकाधिकार कर लिया,
ठीक है। फिर लोगों से रेवेन्यू वसूला। अब रेवेन्यू का क्या करते थे वो लोग, अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वो पैसा लेके अपने खर्चे निकालते थे, यहाँ से चीज़ें सस्ते में ले जाके उसको महंगे में अपने देश में बेचते थे, या फिर यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता ले आके वहाँ बना के हम ही को ला के डबल ट्रिपल दाम में बेचा करते थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, जो अभी मैंने जैसे आपको बताया, किसानों को जो है अफीम की खेती के लिए मजबूर किया, ठीक है, ताकि वो उसको बेच सके, जिससे वो लोग भुखमरी के कगार पे आ गए, ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं सबको बदल के रख दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, हमको कोलोनाइज्ड किया। सो द ब्रिटिश पीरियड वाज ए कॉलोनियल पीरियड फॉर इंडियंस। ओके, सो नाउ अब ये जो हम ये सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हमको कैसे पता लगे, ठीक है, हमको मतलब इसके बारे में पता कैसे लगे, हाउ डू वी नो? सो वी नो बाय वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्सेस। तो ऐसे बहुत सी सोर्सेस है जिसकी वजह से हमको हिस्ट्री पता लगती है। सो फर्स्ट सोर्स इज योर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। मतलब आपका जो अंग्रेज़ों का शासन प्रशासन चलाने का तरीका था, तो वो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। वाई? बिकॉज वन इम्पॉर्टेंट चीज़ इज राइटिंग वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। यानी उनका कहना ये था कि हम जो भी काम करें, जो भी इंस्ट्रक्शन पास करें, चाहे कोई सर्वे करें या कोई पॉलिसी लागू करें, लोगों के बीच में जाके कुछ भी करते हैं, हमको प्रॉपरली आके उसको लिख के उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके, सो देयर केम, अब इसमें नई नई चीज़ों का उदय हुआ, जैसे आपके मेमोज हैं, नोटिंग है, रिपोर्ट्स हैं, आर्चीव्स हैं, म्यूजियम्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जैसे कोई बहुत भी आपने कोई बहुत बड़ा सर्वे कर लिया है, कहीं पे आप किसी क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए चले गए, कोई कार्यवाही आपने की, तो आप उसका एक ब्रीफ समरी लिखते थे, ठीक है ना, कि हमने इस डेट पे, इस जगह पे, इस टाइम पे इस काम को किया। और फिर जो आपकी पुरानी चीज़ें थी, है ना, हिस्टोरिकल चीज़ें थी या फिर साइंस टेक्नोलॉजी की चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, वो लोग आर्ची और म्यूजियम में उसको सुरक्षित रखते थे, ताकि ये जो चीज़ें जब रिकॉर्ड में रहेंगी तो कभी भी हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, इस पर डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा होगा तो उसको आगे के अधिकारी फॉलो कर सकते हैं, और कुछ गलत होगा तो हम उसको सुधार सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें क्या था, व्हाट दे वर डूइंग, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन ईच एंड एवरी ऑफिस। अब ये जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम था, ये चाहे कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो, तहसीलदार हो, कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, सबका एक अलग अलग ऑफिस, और हर ऑफिस से एक रिकॉर्ड रूम जो है अटैच रहता था। यानी वो अधिकारी जो भी काम करेगा, वो अपने हर काम का रिकॉर्ड बनाएगा, उसको बाकायदा क्या करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट सोर्स, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड सारे बनते थे, ठीक है, अब भाई इसको लोग क्या करते थे, यहाँ पे कैलीग्राफिस्ट का काम आता था। हु वेर कैलीग्राफिस्ट? कैलीग्राफिस्ट वर द पीपल हुज हैंडराइटिंग वाज वेरी गुड एंड दे यूज्ड टू नोट डाउन और कॉपी डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। यानी ये उस रिकॉर्ड को दोबारा अपनी हैंडराइटिंग में क्लीन और सुंदर तरीके से लिखते थे और फिर उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, ठीक है, उसके बाद इन लोगों के लिए काम और आसान हो गया। फिर जितनी भी कॉपीज होती थी, वो उसकी मल्टीपल्स कॉपीज बना के उसको रिकॉर्ड में रखते थे, और वैसा इसलिए करते थे ताकि चीज़ों को आगे हम क्या करें, उसको लोगों को बताने के लिए रख सके, ताकि बाकी के लोग जो आगे उनको फॉलो कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट सोर्स इज योर सर्विस, ठीक है। अभी जो सर्वे था, ये भी अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वाई? इसका एक एम था, दे वांटेड टू इफेक्टिवली एडमिनिस्टर आवर कंट्री इंडिया। क्योंकि उनका मानना ये था, अगर किसी जगह पे आपको प्रॉपरली शासन करना है, राज करना है, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में, वहाँ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सर्वे में वहाँ की पूरी टोपोग्राफी, ठीक है, यानी टोपोग्राफी यानी वहाँ की मिट्टी, जलवायु, ठीक है, वहाँ का मौसम जो भी है, उसके बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठी करते थे। फिर उन्होंने सेंसस भी किया। सेंसस यानी हर 10 साल पे जनसंख्या की गणना करना, कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, परिवार में कितने लोग हैं, उनके व्यवसाय क्या हैं, कौन से जाति धर्म के लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, यानी ये सब वो सेंसस में रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। देन वी आर डूइंग द बॉटनिकल सर्वेज ऑल्सो। बॉटनिकल का मतलब जहाँ पे वो किस प्रकार के किसी एरिया में पेड़ पौधे उगते हैं, यहाँ पे किसानों का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। फिर जूलॉजिकल यानी वहाँ के जानवर, फिर आपका आर्कियोलॉजिकल यानी वहाँ का जो इतिहास का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक हैं, उसको देखना। फिर वहाँ के
एंथ्रोपोलॉजिकल यानी वहाँ के जो ह्यूमन्स एवोल्यूशन है, कैसे कैसे उनकी जो हिस्ट्री है, डिसेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्वे जो अंग्रेज़ों ने किए ताकि वो हर एक चीज़ की जानकारी रख सकें, जिससे कि वो अच्छे से इस देश पे अपनी पकड़ बना सकें, ठीक है। एंड नेक्स्ट सोर्स वॉज योर वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल, यानी अब ये ऐसे सोर्स थे जिसके बारे में हर प्रकार को, हर तरह के लोगों को इसका हिस्ट्री का पता लगता है। जैसे आपके हो गए पोएट्स, यानी जो कहानियाँ आपकी कविताएं लिखते हैं, ठीक है, यानी उनके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी वो यहाँ वहाँ समाज को देख रहे हैं, बताना चाहते हैं, तो वो पोएम के रूप में उसको लिखा करते थे। फिर आपके ऑटोबायोग्राफीज, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत महान शख्सियत थे, ठीक है, तो वो ऐसे लोग जो है अपने जीवन को लिखा करते थे, अपने जीवन के बारे में, ठीक। तो ये रिकॉर्ड में रहता था। द नेक्स्ट इज योर पैम्पलेट्स, यानी जो लोकल छोटी मोटी पुस्तियाँ वहाँ छपती हैं, ठीक है। फिर आपकी डायरीज हो गए, लोग जो है डायरीज लिखने के जो शौकीन होते हैं, यानी रोज़मर्रा के उनके जीवन के अनुभव उसमें डालते हैं, ओके। फिर पिलग्रिम्स, यानी जो तीर्थयात्री आपके आते थे, ठीक है, तो वो भी जो है पूरा वृतांत लिखा करते थे, यात्रा वृतांत, उससे भी हमको हिस्ट्री पता लगती है, ओके। तो ये बहुत से सोर्सेस हैं, और इसकी जो चीज़ें थी ये भी प्रिंटिंग आने के बाद क्या हुआ, इट स्प्रेड टू द मैनी पीपल। लेकिन इसमें भी एक खामी ये थी, इट स्प्रेड टू ओनली द लिटरेट पीपल, यानी ये जो लिखने का काम था वो सिर्फ वही कर पाते थे जो पढ़े लिखे थे, और ये पहुंचते भी वही थे, यानी इनका लाभ भी उनको मिलता था जो कि पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। तो अब इसमें वो तबका जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, वो इससे पिछड़ा जाता था, वो उससे अछूता रह जाता था, ठीक। तो अब ये आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमको हिस्ट्री का पता लगता है, ठीक है, यानी उनका शासन प्रशासन, कैसे अधिकारी किस प्रकार से शासन करते थे। फिर वहाँ पे आपकी किसी जगह के बारे में सर्वेस करना, तो ये जो है अंग्रेज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका उपयोग जो है अंग्रेज़ करते थे। अब ये जो चीज़ें हैं जो हिस्ट्री बताते हैं, एक आदमी को जो हिस्ट्री पता लगती है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से नेग्लेक्ट हो गए, तो वो कौन है, दोज आर योर पीसेंट, द ट्राइबल वर्कर्स इन द माइंस, द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब जो गरीब किसान हैं, जो खदान में काम करने वाले मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो स्ट्रीट में यहाँ भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ठीक है, ये सब जो आपके ट्राइबल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं थे, ठीक है, ये खुद तो लिख नहीं सकते थे, और इनके ऊपर भी लोगों ने अक्सर नहीं लिखा, ठीक है, इस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा वर्ग जो है वो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में अछूता रहेगा, ओके। तो इनके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, राइट। सो दिस इज योर होल चैप्टर। तो अभी हमने इस क्लास में आपका जो आपकी अभी हमने जो देखा कि हिस्ट्री हम डिवाइड किस लिए करते हैं, ओके, क्या कारण है। देन हाउ डू वी पीरियडाइज में वी हैव सीन हाउ जेम्स मिल हैव डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। देन आफ्टर दैट what was his thought about the Asiatic societies and what kind of measures he has suggested to make the Indians or the Asians civilized। फिर उसके बाद हिस्टोरियन जो बाकी हिस्टोरियन है उन्होंने किस प्रकार से आपकी हिस्ट्री को जो है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में बांटा। उसके बाद भी ये सही नहीं था, तो एट लास्ट जो है ब्रिटिश काल को कॉलोनियल पीरियड कहा गया, यानी गुलामी का काल, जो कि उन्होंने हमारे ऊपर अपना रूल कायम करके साबित किया। फिर हमने कोलोनाइजेशन का मतलब समझा, एंड देन वी हैव सीन द वेरियस सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। वी हैव सीन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, में शासन प्रशासन का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, ठीक है, वो प्लस फिर हमने कैलिग्राफिस्ट का मतलब जाना। देन वी हैव सीन योर सर्वेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वेज द ब्रिटिश वे डूइंग, एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वी हैव सीन, एंड देन वी हैव सीन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी विच वाज टोटली लेफ्ट, ओके। सो दिस इज योर होल चैप्टर। और आप प्लीज़ जब मैं पढ़ाती हूँ बुक से आप उसको प्रॉपरली सुना कीजिए, और बोर्ड पे जिस प्रकार से मैं आपको समराइज़ करती हूँ तो आप हेडिंग्स डाल के नोट्स को फिर से आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा के एक्सप्लेन कर लिया कीजिए। नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए चैप्टर आपको क्लियर नहीं होंगे, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स प्लस योर boss attempts, and with that we are going to finish off this chapter. So if you like my class, please subscribe my channel. Dear future, here I come. Please like, share and comment. Till the next class, see you.